दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। जुलाई से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की तैयारी, कक्षाएं लगाने पर फैसला होगा बाद में। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार होते देख देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। ज्यादातर राज्यों में बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट, पार्क आदि को खोल दिया गया है, लेकिन स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान अभी बंद हैं। इन्हें जल्द खोलने की तैयारी है। माना जा रहा है कि जुलाई में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद शैक्षणिक संस्थान को दाखिले और परीक्षा इत्यादि के लिए खोलने की अनुमति दी जा सकती है। फिलहाल राज्यों से इस संबंध में राय ली जा रही है। बीच शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों के वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया है। सभी राज्यों को इस संबंध में जरूरी पहल करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी कक्षाएं लगाने यानी छात्रों को बुलाने पर फैसला नहीं लिया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का मकसद दाखिले और लंबित परीक्षा आदि की प्रक्रिया को तेजी से शुरू करना है, क्योंकि जुलाई में 10वीं और 12वीं के भी नतीजे आने वाले हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से स्थिति साफ होने तक छात्रों को बुलाने का फैसला नहीं किया जाएगा। यूपी में कल से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगा कोरोना कर्फ्यू, अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा कम होने के चलते अब सभी 75 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में 2 घंटे की और छूट देने का फैसला किया गया है। 21 जून यानी सोमवार से नाइट कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। अभी तक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है। इसके साथ ही अब प्रदेश में सप्ताह में 5 दिन दुकान और बाजारों के साथ मॉल व रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे। यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शनिवार को कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक यूपी के सभी जिलों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकान और बाजार खोलने की अनुमति रहेगी। और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी के मुताबिक जिन जिलों में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट में कुल उपचाराधीन मामले 500 से अधिक हो जाएंगे, उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी। सिर्फ गौतम अडानी ही नहीं बल्कि बाबा रामदेव को भी भारी नुकसान। एक हफ्ते में 5000 करोड़ रुपए डूबे। जी आपको बता दें कि अडानी समूह के लिए बीता हफ्ता मुश्किल भरा रहा। शेयर मार्केट में गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर लोअर सर्कल पर रहे। अडानी समूह की कंपनियों में निवेश करने वाले एफपीआई के बारे में आई एक खबर ने गौतम अडानी को बड़ा झटका दिया। एक हफ्ते में अडानी की संपत्ति में 14.1 अरब डॉलर यानी करीब 10,04,543 करोड़ रुपए की गिरावट आई। बता दें सप्ताह सिर्फ गौतम अडानी के लिए ही नहीं बल्कि योग गुरु बाबा रामदेव के लिए भी मुश्किल भरा रहा। बाबा रामदेव की लिस्टेड कंपनी रुचि सोया के लिए पिछला हफ्ता कुछ खास नहीं रहा। बीते 5 कारोबारी दिन में रुचि सोया के शेयरों में बड़ी गिरावट आई है। शेयर के भाव 70 रुपए तक गिर गए हैं। जहां हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को रुचि सोया के शेयर की कीमत 1275 रुपए पर खुली, तो वहीं शुक्रवार को इसकी कीमत 1205 रुपए पर पहुंच गई। बाबा रामदेव की लिस्टेड कंपनी रुचि सोया का अधिग्रहण 3 साल पहले ही हुआ और पिछले हफ्ते इसके शेयर में 70 रुपए की गिरावट आई और शेयर के दाम गिरने से कंपनी की मार्केट कैपिटल पर असर पड़ना लाजमी है। सोमवार को जहां इसका मार्केट कैपिटल 4000 करोड़ था, तो वहीं शुक्रवार को ये 35,000 करोड़ पर पहुंच गया, यानी निवेशकों को 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ। और दोस्तों अगली खबर बता दें जो कि दिल्ली से है कि 50% क्षमता के साथ बार, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत। जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना के चलते देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना पाबंदियों को कुछ राहत के साथ 28 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब, बाहर योग करने जैसी गतिविधियों की इजाजत दी गई है। इसके अलावा बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही रेस्टोरेंट और बार को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं, जबकि बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे।
यूपी में जारी हुआ यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं नतीजों का फॉर्मूला। जाने किस आधार पर छात्रों को मिलेंगे अंक। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के देश भर में अपना भयानक प्रकोप ढाया। कोविड से सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थी। सीबीएसई के बाद योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया था। इसी क्रम में रविवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। बताया कि कोविड काल में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को किस आधार पर नंबर दिए जाएंगे। जी आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों को दिए जाने वाले नंबर का फॉर्मूला तय हो गया है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि हाई स्कूल का नतीजा 50-50 व इंटर का 50-40-10 के फॉर्मूले के आधार पर आएगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि इंटरमीडिएट के नतीजों के लिए जो फॉर्मूला तय किया गया है वो ये है कि छात्रों के हाई स्कूल में आए कुल अंक का 50% और कक्षा 11वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक का 40% और 12वीं क्लास के प्री बोर्ड परीक्षा के 10% अंक को 12वीं के फाइनल रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। इसी में प्रैक्टिकल के नंबर भी जोड़े जाएंगे। बाबा का ढाबा मामले में नया खुलासा। एफआईआर के बाद यूट्यूबर गौरव ने लौटाए थे 4.5 लाख रुपए। जी आपको बता दें कि पिछले लॉकडाउन में यूट्यूबर गौरव वासन की वीडियो से चर्चा में आए बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। गौरव वासन ने जब कांता प्रसाद की कहानी वीडियो में दिखाई तो लोगों ने खूब बढ़कर दान दिया, लेकिन बाद में कांता प्रसाद ने उन्हीं गौरव वासन पर पैसा हड़पने का आरोप लगाया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। हालांकि कांता प्रसाद ने गौरव से विवाद खत्म करते हुए उसे अच्छा लड़का बताया, लेकिन अब पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हां, बता दें कि पुलिस के मुताबिक वासन ने अपने अकाउंट में पैसे तब वापस किए थे जब मामला पुलिस में पहुंचा। दिल्ली पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि गौरव वासन और उनकी पत्नी ने 4.5 लाख रुपए अपने अकाउंट में प्राप्त किए थे। इस रुपए को कांता प्रसाद को तब ट्रांसफर किया गया जब उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज की। इंडियन एक्सप्रेस ने दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से कहा है कि मामले में जल्द ही वासन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा सकता है। फूड ब्लॉगर गौरव वासन ने पिछले साल 7 अक्टूबर को कांता प्रसाद और उनकी पत्नी का एक वीडियो शूट किया था, जिसमें बताया गया था कि दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में ढाबा चलाने वाले ये बुजुर्ग के पास इस समय ग्राहक नहीं आ रहे हैं और आर्थिक तंगी में पहुंच गए हैं। वीडियो तेजी से वायरल हुआ और बड़ी संख्या में लोगों ने बुजुर्ग की मदद के लिए पैसे दान दिए, जिसके चलते कांता प्रसाद की जिंदगी बदल गई थी। लेकिन बाद में कांता प्रसाद ने गौरव वासन के खिलाफ मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। कांता प्रसाद ने शिकायत में गौरव के ऊपर हेराफेरी करने का भी आरोप लगाया था। और वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो पाया कि वासन ने मदद की रकम भेजने के लिए अपनी पत्नी के साथ अपना अकाउंट सोशल मीडिया पर शेयर किया था। पुलिस जांच में पता चला कि वासन और उनकी पत्नी के अकाउंट में 4.5 लाख रुपए मिले थे, लेकिन प्रसाद के एफआईआर दर्ज करने के बाद उन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया। इसी महीने की शुरुआत में कांता प्रसाद और गौरव वासन के मामला सुलझ गया था, जब प्रसाद ने एक वीडियो जारी कर गौरव वासन से माफी मांगी और उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि वह लड़का चोर नहीं था, जिसके जवाब में गौरव ने कहा था कि अंत भला तो सब भला। बाद में गौरव वासन भी बाबा के ढाबा पर पहुंचे और कांता प्रसाद से मिले थे और तस्वीर भी शेयर की थी। हालांकि कांता प्रसाद ने अभी तक शिकायत वापस नहीं ली है। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि 23 जून से शुरू होगी यूएई की फ्लाइट सेवा। इन बातों का रखना होगा खास ख्याल। जी हम बात करें कि संयुक्त अरब अमीरात के लिए विमान सेवा को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण इस विमान सेवा पर रोक लगा दी गई थी, जिसे 23 जून से एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि सफर करने की छूट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। विमान कंपनी अमीरात एयरलाइंस ने 23 जून से भारत से फ्लाइट से सेवा को फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि दुबई की आपदा प्रबंधन ने कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों को यूएई आने की अनुमति दे दी है। इस बारे में अमीरात एयरलाइंस ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया के यात्रियों को यूएई जाने की अनुमति दी जा रही है। हालांकि यात्रियों को जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
एसबीआई ग्राहक रहे अलर्ट, आज इस बैंकिंग सर्विस में आएगी दिक्कत। जी हां, आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के ग्राहकों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल आज बैंक की कई ऑनलाइन सेवाएं ठप रहेंगी। हालांकि ये सेवाएं पूरे ही दिन के लिए ठप नहीं रहेंगी, बल्कि कुछ समय तक ही बैंक की ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस बात की जानकारी खुद बैंक की तरफ से दी गई है। सरकार दे रही है 2 लाख रुपए जीतने का मौका, मगर ये चैलेंज करना होगा पूरा। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार अक्सर अलग अलग मौके पर खास प्रतियोगिताएं लाती रहती है। इन प्रतियोगिताओं में जीतने वालों को लाखों रुपए का इनाम दिया जाता है। इसी कड़ी में अब नई प्रतियोगिता का ऐलान किया गया है, जिसमें जीतने वालों को 2 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। ये एक शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन है। इसके जरिए सरकार लोगों को तंबाकू को नुकसानों की जानकारी देकर उन्हें इससे बचने के लिए जागरूक करना चाहती है। जी आपको बता दें कि प्रतियोगिता की बाकी डिटेल क्या है। जी आपको बता दें कि तंबाकू के दुष्प्रभाव पर आपको एक छोटी वीडियो बनानी है, जो लोगों को जागरूक करने के लिए होनी चाहिए। आपकी वीडियो कम से कम 30 सेकंड और अधिकतम 60 सेकंड की होनी चाहिए। आपके पास इस कंपटीशन में एंट्री के लिए 30 जून तक का मौका है। आपकी शॉर्ट फिल्म कुछ खास चीजों पर फोकस होनी चाहिए। इनमें तंबाकू से होने वाले नुकसान इसे छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रूव हो सके, सामाजिक दायरे को बदलें और युवाओं सहित तंबाकू उपयोगकर्ताओं की संख्या को कम करें और प्रभावी तंबाकू नियंत्रण नीति का समर्थन और पालन शामिल हो। और दोस्तों अगली खबर है बिहार से। जी आपको बता दें कि चाचा की बगावत के बाद अब बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे चिराग, हर जिले का करेंगे वो दौरा। जी आपको बता दें कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस ने हाल ही में लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। साथ ही वो पार्टी के संसदीय दल के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए। इसके बाद उनके भतीजे चिराग पासवान ने भी मोर्चा खोल दिया और साथ ही चाचा के खेमे के खिलाफ लॉबिंग शुरू कर दी है। और इसी के तहत दिल्ली में रविवार को एलजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई, जिसमें पशुपति पारस के अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया गया है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ज्यादा सदस्य मौजूद थे। सभी ने निष्कासित नेताओं द्वारा पार्टी के चिन्ह और नाम के इस्तेमाल को गलत बताया। इसके अलावा बैठक में रामविलास पासवान को भारत रत्न देने और उनकी एक बड़ी प्रतिमा बिहार में स्थापित करवाने की मांग की गई। चिराग पासवान ने आगे कहा कि मेरे पिता की जयंती 5 जुलाई को पड़ती है। मेरे पिता और चाचा अब मेरे साथ नहीं है, इसलिए उन्होंने 5 जुलाई से हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकालने का फैसला किया है। ये यात्रा बिहार के सभी जिलों से गुजरेगी, क्योंकि उन्हें लोगों के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। आईबीपीएस योजना के तहत देश में उत्पन्न हुई हजारों नौकरियां, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु में मिला सबसे अधिक रोजगार। जी हां, बात करें कि केंद्र द्वारा शुरू की गई इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम ने देश के कई टीयर 2 और टीयर 2 शहरों में कई तरह के आईटी और बीपीओ कंपनियों के विस्तार में सहायता की है। इस स्कीम के तहत नई नौकरी सृजन में तमिलनाडु देश का दूसरा राज्य बन गया है। इस बारे में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एसटीपीआई ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि शनिवार को एसटीपीआई ने एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया कि आईबीपीएस योजना के तहत आंध्र प्रदेश ने रोजगार सृजन में सबसे अधिक योगदान दिया है, जहां 12,234 नई नौकरियां पैदा की गई, जबकि तमिलनाडु 9,401 नई नौकरियों के साथ देश का दूसरा सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला राज्य है। इसके अलावा स्कीम के तहत पंजाब, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में भी नई नौकरियां उत्पन्न की गई हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर संजय राउत की प्रतिक्रिया, कहा जो ऐसा करना चाहे कर सकता है। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी राज्य में अकेले चुनाव लड़ सकती है। हालांकि इसी तरह की अटकलें शिवसेना को लेकर भी लगाई जा रही हैं। ऐसी खबरों पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि
हमारे मुख्यमंत्री और पार्टी के मुखिया इस पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं। संजय राउत ने कहा कि सीएम और पार्टी के मुखिया का कहना है कि अगर वो कांग्रेस ऐसा करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम बैठे थोड़ी रहेंगे। जो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अगले चुनाव में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस के इस दावे पर शिवसेना का कहना है कि ऐसे दावे भाजपा ने भी खूब किए थे, लेकिन बीजेपी का जो हश्र हुआ वो सभी देख रहे हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि बीजेपी राज्य में 105 सीटें जीतने के बाद भी राज्य में सरकार नहीं बना पाई थी। और दोस्तों में बता दें कि क्या है देश भर में पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के रेट आज फिर बेकाबू। जानिए कितना बढ़ा दाम। जी आपको बता दें कि आज डीजल और पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल का रेट 29 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 97.22 रुपए प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल का रेट 28 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 87.97 रुपए प्रति लीटर हो गया। सरकारी तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा करने के बाद प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम दैनिक आधार पर 6 बजे से पेट्रोल रेट और डीजल रेट में संशोधन करती है और जारी करती है। यूएन ने भारत के नए आईटी नियमों पर जताई आपत्ति, कहा इनसे वैश्विक मानवाधिकारों का होगा उल्लंघन। जी हम बात कर रहे हैं कि भारत सरकार के नए आईटी नियमों का मामला अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूतों ने भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि भारत के नए आईटी नियम वैश्विक मानवाधिकारों मानदंडों के अनुरूप नहीं है। इसका मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र को लगता है कि भारत के नए आईटी नियम वैश्विक ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हैं। आपको बता दें कि भारत में नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच विवाद चल रहा है। जी हां, आपको बता दें भारत सरकार को लिखी चिट्ठी में संयुक्त राष्ट्र ने कहा है एक बहुदलीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक सिद्धांतों वाले देश का अभिव्यक्ति की आजादी रोक लगाना ठीक नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार को इस नियमों को लाने से पहले अच्छे से विचार विमर्श करना चाहिए था। उन्हें ये सोचना चाहिए था कि ये नियम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के खिलाफ ना हो। हालांकि इस चिट्ठी में ये भी कहा गया है कि एक देश को आईटी से जुड़े नियम बनाने का अधिकार है। वैश्विक मानवाधिकारों का भी ये ध्यान रखना चाहिए था। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते क्या देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 158 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली और आज सोने का दाम 46,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही है। और वहीं चांदी की कीमत में 19 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 67,580 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और दोस्तों में जान लेते हैं क्या देश में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जाने आईएमडी की ताजा अपडेट। जी हम बात कर रहे हैं कि देश के अधिकतर राज्यों में मानसून के चलते भारी बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गोवा के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही केरल, राजस्थान, बिहार, असम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में भी आज भारी बारिश होगी। और इसी बीच आईएमडी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। जी आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटे में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इनमें उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा समेत कई जिलों में बारिश होगी। रविवार दोपहर को कानपुर समेत कई जगहों पर जमकर बारिश हुई और वहीं राजस्थान के मेहंदीपुर, बालाजी, नदबई, बयाना, भरतपुर के आसपास क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। जी हम वही बता दें कि बिहार में आज भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर बिहार के गंडक किनारे वाले इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है। रविवार के लिए उत्तर पश्चिम बिहार के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम चंपारण, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में अत्यधिक बारिश की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व बिहार और उत्तर मध्य बिहार के जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।